टीबी इज अ डिजीज, इज अ ओल्डेस्ट डिजीज ऑफ द ह्यूमन काइंड। ईश्वर ने, भगवान ने सबको अपने आप को बचाने का स्किल दिया है। ऐसे ही टीबी के बैक्टीरिया को अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए उसने सबसे एक आसान रास्ता ये चुन लिया है कि सांस के थ्रू फैलेगा, और क्योंकि ये बाहर नहीं रह सकता, इसको ह्यूमन बॉडी चाहिए रहने के लिए। तो ये ह्यूमन बॉडी इसको चाहिए, तो सांस के थ्रू फैल फैल के अपने आप को बचा के रखता है और अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए एक तरह से, जैसे हमें ठंड लगती है और हम कोट पहन लेते हैं, ऐसे ही इस बैक्टीरिया को पता है इससे मेरे को नुकसान हो सकता है दवाई से, तो वो अपने अंदर जेनेटिक चेंजेस ऐसे करता है कि उस दवाई से वो रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। टीबी एक आसान बीमारी भी है, एक मुश्किल बीमारी भी है। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, वेट का गिरना, वजन गिरना, भूख नहीं लगना, और आपका रात के टाइम सोते समय पसीने जैसी स्थिति आना, और डलनेस आ जाना, फटीग हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करना बॉडी में, तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलने की ज़रूरत है। एक पेशेंट मेरे पास में आए कि डॉक्टर 1 हफ्ते पहले हमें खांसी हुई थी, तो हमने एजिथ्रोमाइसिन ले ली। ठीक है, हमने 2 दिन लिया, हमें कुछ ज़्यादा राहत महसूस नहीं हुई, तो हमने फिर उसके बाद में अमॉक्सक्लेव की दवाई, क्लेव वाला दवाई ले लिया। 3 दिन लिया, उसके बाद में हमारे को डायरिया हो गया, है ना। फिर हमने उसको डायरिया को सेटल करने के लिए ओफ्लॉक्सासिन ले लिया। तो ओफ्लॉक्सासिन जब से लिया है हमने, तब से हमें थोड़ा सा बेचैनी और ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। 7 दिन से उन्होंने 3-4 एंटीबायोटिक्स ले लिया था। तो अब हम क्या लें, बचा क्या? हमने कहा आप सारी दवाइयाँ बंद कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। 17वीं शताब्दी के आसपास यूरोप की लगभग 1/4 आबादी को टीबी ने ले लिया। अमेरिका में उस वक्त हर 7 में से 1 व्यक्ति की मौत टीबी से होती थी। 1930 के दशक में भारत में टीबी की बीमारी से लगभग 20 लाख लोगों की जान गई। दुनिया के हर देश को अपनी चपेट में लेने वाली सबसे जानलेवा और सबसे रहस्यमय बीमारी, जिसके बारे में ना कोई समझ थी, ना कोई इलाज था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मैं हूं अतुल तिवारी। आज के एपिसोड में आज हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, इसके लक्षण, इससे जुड़े इलाज और इसकी जागरूकता के बारे में। हमारे साथ हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मयंक सक्सेना। डॉक्टर मयंक फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर हैं। वेलकम सर। थैंक यू। सर, टीबी पर बात करने से पहले अगर हम एक आम आदमी को समझाना चाहें कि एक्चुअली ये बीमारी है क्या, इस बेसिक से अगर शुरू करते हैं तो आप कैसे इसको समझाएंगे? टीबी अगर हम लोग देखें, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, क्षय रोग, इन सब नामों से जानते हैं, लेकिन बेसिक तो ये लंग इन्फेक्शन ही है। जैसे हम लोग इन्फेक्शन जिसको कैटेगरी में बोलते हैं, यानी कि कोई बाहर का जीवाणु आपकी बॉडी के अंदर जाके और किसी बॉडी के पार्ट में अपना एक अड्डा बना लेता है या कॉलोनी बना लेता है, और वहाँ पे वो रहना शुरू कर दे, तो बॉडी की इम्यूनिटी भी उससे लड़ाई लड़ती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। और ये एक इन्फेक्शन, जैसे कोविड हम लोग देखते थे, जैसे फ्लू देखते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैटेगरी में आता है। बट ट्यूबरक्लोसिस के साथ में एक इशू यही है कि वो बॉडी में किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली हमें लंग्स का टीबी देखने को मिलता है, हमें सर से लेके पैर तक किसी भी अंग में टीबी का लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और कई बार तो ये इतने छुपे हुए सिम्टम्स भी और इतने छुपे हुए इन्फेक्शन के साइंस होते हैं, जिसको ढूंढने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट भी करने पड़ते हैं, CT स्कैन भी करने पड़ते हैं। तो अभी भी टीबी पे रिसर्च जारी है। तो टीबी इज़ अ डिजीज़, इज़ अ ओल्डेस्ट डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन काइंड। अगर हम लोग देखें, सबसे पुरानी डिजीज़ है ये। 1882 में किसी तरह से रॉबर्ट कॉक्स, जो आज का दिन हम लोग ये मनाते हैं 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, तो इसका यही है कि इस दिन इसको खोजा गया था कि ये भाई इन्फेक्शन, टीबी की इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। तो ये एक इन्फेक्शन ही होता है, बट ये स्मार्ट बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं। स्मार्ट इन्फेक्शन, जिसको ढूंढने में, पकड़ने में, टीबी के ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स में टाइम लगता है। तो नमूना हम लोग क्या देखते हैं, गला खराब हुआ, चलो निमोनिया भी हुआ, 10 से 15 दिन का हम लोग दवाई देते हैं और ठीक हो जाता है। बट ये ऐसा इन्फेक्शन है जिसको ट्रीटमेंट को भी हमें 6 महीने से ऊपर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और निरंतर हमें मॉनिटर भी करना पड़ता है ट्रीटमेंट का रिस्पांस कैसा है। और इसको ट्रीट करने के लिए 5-6 मेडिसिन एक साथ देनी पड़ती है, 4 से 5 मेडिसिन तो देनी ही पड़ती हैं, ताकि टीबी का रिस्पांस आपका मेडिसिन का है। तो ये एक इन्फेक्शन है, बट आम इन्फेक्शन से थोड़ा भिन्न है, टाइम ज़्यादा लेता है, दवाइयाँ ज़्यादा लेता है ठीक होने में। तो सर, ये लंग्स में इतना कॉमन क्यों? आप कह रहे हैं कि और ऑर्गन में भी है, ये लंग्स में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? लंग्स इसका पॉइंट ऑफ एंट्री है। अगर हम लोग देखें बॉडी में मोस्ट कॉमन जो एंट्री पॉइंट, जैसे हम लोग इन्फेक्शन, जैसे सांस के थ्रू इन्फेक्शन जो जाता है, आप मान लीजिए मसलन आप एयरपोर्ट में हैं, आप फ्लाइट में बैठे हैं, क्लोज एटमॉस्फेयर, आपको
नहीं पता अगल बगल किसका क्या चल रहा है। हो सकता है अगल बगल पेशेंट की कोई टीबी का पेशेंट है, और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आपका कुछ स्टेरॉइड्स या कोई दवाई ऐसा चलता है, तो वहाँ से आप इन्फेक्शन ये सांस के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स में अपने निशान बनाना शुरू कर देता है, अपना रहना शुरू कर देता है। तो ये इसलिए लंग्स जो होता है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी इज़ द मोस्ट कॉमन स्प्रेडिंग मैकेनिज्म। अगर हम लोग देखें कोई भी चीज़, जैसे कोविड का भी एग्जांपल हम लोग पीछे दे रहे थे, वो क्यों इतना, क्योंकि सांस ऐसी चीज़ है जो हर आदमी ले रहा है, छोड़ रहा है, और उसी एनवायरनमेंट में हम लोग ले रहे हैं। तो इसलिए सांस और लंग्स के थ्रू जो टीबी हो जाता है वो सबसे ज़्यादा फैलने वाला। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर ने, भगवान ने सबको अपने आप को बचाने का स्किल दिया है। ऐसे ही टीबी के बैक्टीरिया को अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए उसने सबसे एक आसान रास्ता ये चुन लिया है कि सांस के थ्रू फैलेगा, क्योंकि ये बाहर नहीं रह सकता, इसको ह्यूमन बॉडी चाहिए रहने के लिए। तो ये ह्यूमन बॉडी इसको चाहिए, तो सांस के थ्रू फैल फैल के अपने आप को बचा के रखता है और अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए एक तरह से। तो इसलिए हम लोग देखते हैं लंग्स में फैलना भी ज़्यादा ईजियर रहता है और ऑर्गन्स के कंपैरेटिव में। बल्कि अगर हम लोग और ऑर्गन्स में देखते भी हैं, उसका पोर्टल ऑफ एंट्री भी लंग्स के थ्रू ही जाता है। अगर हम किसी को स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पोर्टल ऑफ एंट्री लंग्स में होता है, और कुछ टाइम बाद हमें वो स्पाइन में मूव कर गया होता है वो बेसिकली बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम लोग, लंग्स इज अ मोस्ट कॉमन एंट्री पॉइंट फॉर द बैक्टीरिया बेसिकली। क्या सर ये म्यूटेट भी होता है, जैसे हम कोविड में देख रहे थे कि उसका वायरस जो है वेपनाइज हो रहा था बॉडी टू बॉडी, इसके भी कैरेक्टर ऐसे हैं इस बैक्टीरिया के भी? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्मार्ट बैक्टीरिया कैटेगरी में आता है। स्मार्ट का मतलब क्या है कि वो आपके जो अनुरूप अपने आप को ढालने की, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई दवाई दे रहे हैं और उसको पता है इस दवाई से मेरे को हार्म हो सकता है, तो जैसे हमें ठंड लगती है और हम कोट पहन लेते हैं, ऐसे ही इस बैक्टीरिया को पता है इससे मेरे को नुकसान हो सकता है दवाई से, तो वो अपने अंदर जेनेटिक चेंजेस ऐसे करता है कि उस दवाई से वो रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे ये अपने आप को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, जेनेटिक म्यूटेशंस कर सकता है अपने अंदर में, जिससे कि दवाई का असर आना बंद हो जाता है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है अगर ड्रग रेजिस्टेंट जो है डेवलप हो जाए तो। तो ड्रग रेजिस्टेंट अपने आप में अभी आज की डेट में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। इसमें भी 2-3 कैटेगरी होती हैं। पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, जहाँ पे 1-2 दवाई से हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसको हम MDR टीबी, जो आज की डेट में काफ़ी हम लोग इंपॉर्टेंटली देख रहे हैं इस टाइप के पेशेंट्स को। और XDR टीबी, जहाँ पे बेसिक सारी दवाइयाँ ही रेजिस्टेंस में चली गई हैं, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो 3-4 कैटेगरी की ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी है। आमतौर पे आप देखेंगे भी आज की डेट में इन्फेक्शन कोई भी हो, बड़ा स्मार्ट सा होता जा रहा है। आप सुपर बग का नाम सुनते हैं, हम इन्फेक्शन देखते हैं बड़े कॉमनली आज की डेट में, नॉर्मल एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहे। तो इसलिए टीबी का बैक्टीरिया भी उसमें अछूता नहीं रह रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए जो भी प्रयास कर सकता है वो करता है। और इसमें एक फैक्टर ये भी है, आ जाता है, अगर हम लोग देखते हैं अगर दवाई ठीक से नहीं यूज़ करी या दवाई का ठीक से उपयोग नहीं करा, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इसका केसेस देखते हैं कि MDR या XDR टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पुरानी बीमारी इसको कहा जा रहा है। मैं पढ़ रहा था कि 17वीं शताब्दी में यूरोप की लगभग 1/4 आबादी जो है वो इसके कारण डेथ हुई थी वहाँ पर। और ये 10,000 साल पहले चाइनीज़ जो अभी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं उनमें टीबी के, तो शायद इसका जो है कैरेक्टर ऐसा है कि खुद को चेंज करते हुए। अभी सर OPD करते हुए जैसे एक ऐड आता था कि टीबी अब लाइलाज नहीं है, दूरदर्शन पर जी। अभी इसमें आप OPD करते हुए, और अभी लोगों में ये एक कॉमन चीज़ ये फैली हुई है कि अब ये आसानी से इसका इलाज है, तो बहुत इसके लिए लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं आजकल टीबी को। अभी आप कैसे पेशेंट आते हैं आपके यहाँ? टीबी एक आसान बीमारी भी है, एक मुश्किल बीमारी भी है। आसान बीमारी तो ऐसे है कि उसमें आपको ये एक तो लाइलाज नहीं है, आप इसका इलाज करते हैं। इवन MDR टीबी का भी तो ये इलाज हो जाता है। इलाज लंबा ज़रूर हो जाता है MDR में। नॉर्मल टीबी में तो 6 मंथ्स का इलाज है, एक बिल्कुल गाइडलाइंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, और उसको हम लोग दवाई लेते हैं, अपने आहार न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। मुश्किल वहाँ आती है जहाँ पे आप दवाई ठीक से नहीं खा रहे हैं, या डोज उचित नहीं चल रहा है, या आप ठीक से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, दवाई डॉक्टर के कहने से पहले अपने आप से बंद हो कर दिया आपने, मिस कर रहे हैं डोजेस,
तो वहाँ पे इसमें परेशानी आने का, मुश्किलात आने का चांसेस रहता है। और आप सही बोल रहे हैं, टीबी को थोड़ा हल्के में भी लोग ले रहे हैं। मैं आपको मसलन एक केस बताऊंगा। हमारे पास एक पेशेंट थे जो कि एक बहुत हाई फैमिली को बिलोंग करते थे और सब कुछ था, एंड कोविड के टाइम की बात है बेसिकली। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है आए हमारे पास में, हमने देखा उसमें टीबी के लक्षण पॉजिटिव आए। तो हमने कहा ये और वो रहते भी एक घर में ही थे, अपने उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट लिया हुआ था, तो वहाँ पे रहते थे अपने उसमें कि वर्किंग की वजह से। मैंने आस्क किया आपको ऐसे तो घर में रह रहे हो तो ऐसे कैसे क्या, तो उन्होंने अपना स्केड्यूल बताया। उनका स्केड्यूल इतना ख़राब था कि वो ओवरनाइट जगते थे और जितने इंस्टेंट नूडल्स होते हैं वो खाते रहते थे। डाइट पूरी नहीं ले रहे थे अपनी। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था, कोविड का टाइम वैसे ही चल रहा था। तो समाउ टीबी का बैक्टीरिया तो सबके अंदर है, हमारे अंदर में अगर मैं बताऊं, हमारे यहाँ लेटेंट अगर हम लोग देखें तो टीबी का बैक्टीरिया कहीं ना कहीं छुपके, जैसे मैंने आपको बताया मसलन फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो टीबी का बैक्टीरिया तो हमारी इम्यूनिटी उसके रोक कर रखती है बेसिकली। तो टीबी का सोया बैक्टीरिया हुआ है वो भी। हाँ, सोया हुआ है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को डाउन रखेंगे, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो ये कभी भी जागृत होने का हो सकता है। इसलिए प्रिवेंशन जैसे हम लोग बोलते हैं इज़ ऑलवेज बेस्ट अप्रोच। अपना स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो ना करें, अपना जो डाइट पैटर्न अपना मेंटेन रखें, और टीबी हो भी गई है अगर तो उसको हल्के में ना लें। क्योंकि अभी भी मेरे पास कल भी एक पेशेंट आए जिन्होंने कहा 3-4 महीने हो गए थे, टीबी का इलाज मैंने छोड़ दिया। ये सही नहीं होता है। इसमें जहाँ पे आपको लगा अब मेरे सिम्टम्स, अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन जी का भी ऐड आता था उसमें टीबी के ऊपर में, तो अवेयरनेस के लिए कि आप अपना इलाज बीच में नहीं रोकेंगे, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी के सिम्टम्स में टीबी का टेस्ट कराएंगे और अपना इलाज बीच में नहीं रोकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीबी को हल्के में लेना मुश्किल टीबी की तरफ आपको धकेल सकता है। क्या लक्षण है सर इसके, कॉमन लक्षण? जैसे हम ये समझते हैं कि हाँ, आप बता भी रहे हैं कि खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो वो टीबी हो सकती है। और क्या लक्षण है सर कि आदमी इंसान जो है वो सतर्क रहे इस बीमारी से? देखिए, जो लक्षण कॉमनली हम लोग देखते हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, वेट का गिरना, वजन गिरना, भूख नहीं लगना, और आपका रात के टाइम सोते समय पसीने जैसी स्थिति आना, और डलनेस आ जाना, फटीग हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करना बॉडी में, तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलने की ज़रूरत है। और 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी एक प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि हालांकि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आजकल हम देख रहे हैं वायरल वगैरह में भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी चल रही है तो इसको इग्नोर ना करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जहाँ डिले इन डायग्नोसिस होगा इसमें। अगर आपको टीबी नहीं है, ये खुशी की बात है, नहीं आ रही है, टेस्ट नेगेटिव है, बट खुदा ना खास्ता अगर टीबी है तो आपके घर में और जो लोग हैं उनको भी तो रिस्क हो जाएगा टीबी होने का। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमारा 2 वीक्स का डिक्टम है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी के सिम्टम्स हैं, ताकि अगर टीबी का एक भी पेशेंट ऐसे मिस नहीं होना चाहिए जो कि और अपनी कम्युनिटी में या अपने घर में टीबी को फैला सकता है, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 वीक्स से ज़्यादा खांसी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टम है। क्या सर, अगर ड्राई कफ है, मान लीजिए बलगम नहीं आ रहा है और किसी को बलगम आ रहा है, दोनों को टीबी होने के चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि ये सिम्टम टू सिम्टम डिपेंड करता है। किसी को बिल्कुल सूखी खांसी भी होती है, क्योंकि इसमें टीबी में इंपॉर्टेंट होता है बलगम का टेस्ट कराना। कई बार ऐसा होता है पेशेंट का हमें तो बलगम आ ही नहीं रहा है, तो हमें एक्सरे वगैरह कराना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। हालांकि 2 हफ्ते के बाद अगर खांसी चल रही होती तो हम एक्सरे तो वैसे भी करवा लेते हैं और बलगम के टेस्ट भी सजेस्ट करते हैं। बट अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और बलगम नहीं आ रहा है तो हमें कई बारी अगर और एक्सरे में भी हमें निशान दिख रहा है तो कई बार हमें अंदर से बलगम निकालने का टेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। तो बलगम की जांच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि टीबी है तो बलगम वाली खांसी ही आएगी, कभी कभी सूखी खांसी में भी टीबी के लक्षण हमें मिल सकते हैं। और कौन सी जांच है सर इसके लिए, जो टीबी में डॉट्स का वो आता है? तो सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो स्प्यूटम टेस्ट इज़ फर्स्ट लाइन टेस्ट, जो बलगम का टेस्ट होता है। तो बलगम में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपके आगे बहुत ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बलगम में भी 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी टेस्ट, जिसको हम AFB ZN स्टेन करके बोलते हैं। उसमें तो डायरेक्ट हम माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं बैक्टीरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और वो बहुत सस्ते में, आसानी से और इवन फ्री में डॉट सेंटर्स में उपलब्ध है। दूसरे टेस्ट होते हैं जो कि कराए जाते हैं स्प्यूटम जीन एक्सपर्ट या CB-NAT करके। तो उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली एक आपका DNA एनालिसिस होता है स्प्यूटम में टीबी के बैक्टीरिया का। तो वो
और ज़्यादा सेंसिटिविटी देता है, क्योंकि कई बार वो आँख से नहीं दिख रहा है लेकिन केमिकल टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग इसको अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको भी हम लोग बहुत मान्यता देते क्या हैं। उसको समझने के लिए डीएनए एनालिसिस करते हैं आप बैक्टीरिया का? हाँ, तो उसमें नेचर एक क्या है मशीन, इसका? हाँ, उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक तो टीबी का बैक्टीरिया का डायग्नोसिस भी आ जाता है और इनफैक्ट ये भी पता चल जाता है कहीं इसमें एमडीआर के लक्षण तो नहीं है, तो जेनेटिक एनालिसिस भी हो जाता है साथ साथ में। तो ये बहुत बेसिक, आज की डेट में हम लोग देखें तो लगभग अगर हम लोग टीबी के पेशेंट का अगर नॉर्मल टीबी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया तब भी हम उसका जीन एक्सपर्ट या सीबी नेट टेस्ट जरूर कराते हैं। अच्छी बात है, ये भी गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री में उपलब्ध है और प्राइवेट में लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का पड़ता है, बट गवर्नमेंट में ये फ्री में उपलब्ध है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट भी बहुत इस पर काम कर रही है कि हम कैसे पब्लिक को और हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली भी इन टेस्ट की कीमत को फ्री में करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और टेस्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरे में अगर हमें देखते हैं कि कोई दाग धब्बा निशान दिख रहा है और जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसके साथ मैच कर रहा है तो हम लोग टीबी के प्रति उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। ब्लड टेस्ट टीबी के टेस्ट में बहुत वैल्यू नहीं है, मैं आपको बताऊं। कई बार क्या होता है, एक टीबी गोल्ड करके टेस्ट पहले चलता था, अभी गवर्नमेंट उसको प्रोहिबिट करती है कि उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो सिर्फ एक जैसे कोविड की एंटीबॉडी टेस्ट होता था, तो एक तरह से वो एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी तो किसी का भी कोविड में पॉजिटिव आ जाता था तो क्या हम इसका इलाज शुरू कर देते? नहीं। तो ऐसे ही टीबी का एंटीबॉडी या टीबी गोल्ड टेस्ट कराने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। फिर एक टेस्ट होता था मॉन्टू करके, इंडिया में भी यही सिचुएशन जैसे मैं बता रहा हूँ, टीबी का बैक्टीरिया लेटेंटली हमारे बॉडी के अंदर, तो कई बार वो भी फॉल्स पॉजिटिव आ जाता था, तो इसलिए उसके बेसिस पे आप इलाज नहीं देते हैं। जैसे टाइफाइड का आ जाता है कभी कभी। हाँ, जैसे वही मैं कह रहा हूँ, वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अब एंटीबॉडी कब की क्या एंटीबॉडी बनी हुई है तो वो कई बार पॉजिटिव आ जाता है। तो ये बेसिक टेस्ट तो हो गए। इसके अलावा कई बार हमें सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है। सीटी स्कैन में हम लोगों को 3 चीज़ें देखनी होती है कि लंग्स में निशान जो अगर कुछ एक्सरे में दिख रहा है या कई बार नहीं दिख रहा, क्योंकि एक्सरे में अमूमन 30 से 40% लंग्स ही दिख पाता है और पेशेंट को हमें लगता है सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो हम लोग ज़रूर सीटी स्कैन की तरफ भी जाते हैं। कई बार लिम्फ नोड्स होती हैं चेस्ट में, जैसे टॉन्सिल होते हैं, ऐसी गले में ऐसी लंग्स में भी गांठें आ जाती हैं, लिम्फ नोड टीबी जिसको बोलते हैं। तो लिम्फ नोड देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार चेस्ट में पानी आ जाता है तो उसको देखने के लिए हमें एक्सरे या इवन सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। चेस्ट में पानी तो एडवांस स्टेज हुई थी, ज़रूरी नहीं है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइमरी प्रेजेंटेशन ही प्लूरल इफ्यूजन या पानी आना होता है। तो आप ये भी सही बात नहीं रहेगी अगर हम बोलें कि अरे पानी आ गया अब तो ये लास्ट स्टेज का टीबी है। टीबी में चाहे फर्स्ट स्टेज का टीबी हो या लास्ट स्टेज का टीबी हो, चाहे पेशेंट करनी है, टीबी का एक तयशुदा इलाज होता है, वो चलना होता है और उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल टीबी में थोड़ा सा अलग हो जाता है ट्रीटमेंट का, बट अमूमन जो अगर हम लोग ऑल बॉडी पार्ट्स में टीबी देखते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही चलता है। लक्षण इसके जो है अलग अलग हर इंसान में हो सकते हैं। ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया, जैसे किसी को लंग्स में जैसे दांत में कैविटी होती है तो लंग्स में भी एक कैविटी बना देता है एक। अगर कैविटी देखते हैं तो हम लोग खांसी में बलगम, कभी कभी खांसी में थूक में खून आना, इस टाइप के लक्षण देखते हैं। कभी कभी ये पानी के अगर लक्षण आ जाते हैं तो सांस फूलने के सिम्टम्स के साथ में कई बार पेशेंट्स आते हैं। फीवर जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है 2 हफ्ते से, इस टाइप से पेशेंट। तो हमें जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करना होता है। कई बार पेशेंट बैक एक के आते हैं हमारे पास में कि भाई बैक एक हो गया, एमआरआई कराया और एमआरआई में निशान आ रहा है टीबी का। तो डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स, हम लोग उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का तो कोई अंत नहीं है, 0 से लेके 100 तक इन्वेस्टिगेशन है। अब हम बम्बार्ड नहीं कर सकते, तो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली उसको पहले जज करके कि इसको कहाँ की टीबी, क्या ये पेशेंट में टीबी के सिम्टम्स हैं, येस और नो। हाँ, टीबी के सिम्टम्स हैं। कहाँ की टीबी आपको लग रही है? लंग्स की टीबी लग रही है, स्पाइन की लग रही है, यूरोजेनाइटल सिस्टम की लग रही है या एब्डोमिनल सिम्टम्स की लग रही है, तो हम लोग उसका ज़रूरी है उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसी हिसाब से आगे के टेस्ट होते हैं। क्योंकि कई बार हमें इसमें इन्वेसिव टेस्ट, जब मैंने बताया सीटी स्कैन के बाद में अगर लिम्फ नोड दिख रहा है या अंदर में हमें निशान दिख रहे हैं, बलगम नहीं आ पा रहा है, तो ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी अगर गैस्ट्रो सिम्टम्स हैं तो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ से निकालने के लिए सैंपल। तो वहाँ से जहाँ पे टीबी है वहाँ तक पहुँचना, वहाँ से सैंपल लेना। जैसे किसी को स्पाइन में भी टीबी के लक्षण दिखते हैं, कई बार स्पाइन से भी सैंपल लिया जाता है। तो ये पहले नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अगर नॉन इन्वेसिव टेस्ट में टीबी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टीबी को जब तक हम टीबी के बैक्टीरिया को देखेंगे नहीं तब तक कंफर्मेशन देना मुश्किल होता है, तो तब हमें उसके बाद इन्वेसिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को ट्रीट। एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, टीबी कई बार मिमिक भी करती है और कई बार कई बीमारी मिमिक भी करती है। जैसे लंग कैंसर है, मिमिक का थोड़ा सा आसान उसमें समझाएं। मिमिक कैसे? मिमिक का मतलब कि एक तरह से एक जैसे लक्षण के 2 बीमारी होना। अच्छा। तो मान लिए हमें एक गांठ दिखाई दे रही है, उसमें कैंसर भी हो सकता है, उसमें टीबी भी हो सकता है और लक्षण एक से हैं।
कि सेम खांसी बलगम जो चल रहा है, काफ़ी टाइम से स्मोकिंग हिस्ट्री रही है, तो उसमें कैंसर भी हो सकता है और टीबी भी हो सकता है। तो कई बार हमें अंदर जाके वहाँ से बायोप्सी टेस्ट भी करना पड़ता है देखने, जैसे मान लीजिए गांठें कहीं भी आ जाती हैं शरीर में, तो आपका वो कैंसर का प्रतीक भी हो सकता है या टीबी का प्रतीक भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें अंदर से सैंपल लेके उसको प्रूव करना होता है कि हाँ, तो इसने रूल आउट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी कि, और कई बार साथ में भी चल रही होती है बीमारी। अच्छा, हाँ, कि कैंसर भी चल रहा है और टीबी भी चल रहा है। हाँ, तो इसलिए कई बार हमें लेवल ऑफ टेस्टिंग भी ज़्यादा चाहिए होता है कि कोई भी बीमारी मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं 6 महीने में पेशेंट, क्योंकि लंबा इलाज होता है, जब लंबा सफ़र होगा, मान लीजिए अगर आपको मेरे को दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाना है, तो मैं पूरा रास्ता देख के चलूँगा कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते में कोई परेशानी नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कहीं रास्ता बिल्कुल साफ़ चल रहा है और कितनी देर में मैं पहुँचूँगा। ऐसे ही टीबी के साथ में भी हमें पूरा कंफर्म होके स्टार्ट करना होता है टीबी का इलाज, और कितना टाइम लगेगा वो उसका जज करके अकॉर्डिंगली ही ट्रीट करते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा डायग्नोसिस कंप्लीट होना चाहिए। टीबी यस बिल्कुल है, टीबी के साथ में कुछ और बीमारी तो नहीं है, कुछ और मिक्स एंड मैच तो नहीं चल रहा है, तो सब, क्योंकि हम अंत में यही चाहते हैं पेशेंट हमारा ठीक हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो कि मिस आउट होकर बाद में सरप्राइज की तरह निकले, अरे टीबी के साथ में कैंसर भी चल रहा था, तो वहाँ पे हम लोग को परेशानी होगी। फिर सर, कौन लोग इसके हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं टीबी में? अमूमन इसमें हम लोग पहले ये समझते थे, जो एक गरीब परिवार के जिनका साधन संसाधन की कमी है, वहाँ पे हम लोग देखते थे, जो साफ़ सुथरी जगहों पे नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं, स्लम्स में, क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, जैसे कि जो स्लम्स एरिया हो गए, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होगी, वहाँ पे इलाज के लिए अपने सिम्टम्स को एक्सप्लोर करने के लिए साधन संसाधन की कमी होगी, और खान पान, अल्कोहल, स्मोकिंग, सब कुछ लिंक हो जाता था। बट ये पहले की बात है। आज की डेट में परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो चुकी है। आज की डेट में क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट कल्चर में देख रहे हैं, क्लोज स्पेसेस में रह रहे हैं, और वहाँ पे ऑफिस भी अगर देखेंगे आर्टिफिशियल एयरिंग में है हम लोग, तो इवन जो हम लोग एक मिडिल क्लास वर्क या इवन हायर मिडिल क्लास ग्रुप में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस कम नहीं हुआ है, खाना पीना भी कहीं ना कहीं मिस आउट हुआ है लोगों का, बहुत एक न्यूट्रिशियस फूड की तरफ जंक फूड काफ़ी बढ़ गया है, डायबिटीज़ बढ़ गया है। डायबिटीज़ भी उसको जो है प्रीडिस्पोज करती है, टीबी होने की संभावना को बढ़ा देती है। मतलब आपकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, किसी भी तरह से हो रही है, चाहे न्यूट्रिशन से हो रही है, चाहे किसी डिजीज़ की वजह से हो रही है। यस, तो आज की डेट में हम हर समूह में, हर एज ग्रुप में, हर उसमें देख रहे हैं कि टीबी में केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो पहले समझा जाता था कि सिर्फ एक गरीब तबके की परेशानी है, ऐसा नहीं है, ये अब आगे बढ़ चुकी है, जो कि हमारे लो मिडिल, हाई मिडिल क्लास ग्रुप है, उसमें भी हम लोगों को ये टीबी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक अवमानना में नहीं रह सकते, अरे नहीं टीबी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कई बार अभी भी ऐसे होता है। हम लोग किसी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं जो कि एक कॉर्पोरेट क्लास वर्किंग में है, जिसका कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है, तो वो सरप्राइज़ होता है उसके लिए, मेरे को टीबी कैसे हो सकता है, डॉक्टर आर यू राइट, मतलब आपने पूरा ठीक से टेस्ट कर लिया ना, कि मतलब मेरे को टीबी कैसे हो सकता है, जबकि पूरा टेस्ट में पॉजिटिव आया हुआ है। तो ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये इसने अपने आप को दायरा बढ़ाया है, क्योंकि सांस के इन्फेक्शन जैसे हम कोविड में देखते थे कि किसी को भी होने की संभावना रहती थी, ऐसे ही टीबी में भी आज की डेट में है। तो उसको सतर्क रहना और टाइमली जांच करके, इन्वेस्टिगेट करके इस चैप्टर को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप सिम्टम्स, अभी आज की डेट में हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है कि दवाइयाँ बहुत आराम से उपलब्ध हैं। आप केमिस्ट के पास जाएंगे, आपको एंटीबायोटिक्स लेके हर, तो कई बार पेशेंट अपने आप को ठीक करने, और वर्किंग ऐसा है कि लोगों के पास टाइम भी नहीं है, तो लोग अपने सिम्टम्स को ठीक करने के लिए सेल्फ मेडिकेशन भी जब चालू करते, तो जो 2 हफ्ते का है, कभी कभी वो पेशेंट को हमारे पास तक आने में 3 से 4 हफ्ता भी लग जाता है कि डॉक्टर मैंने ये दवाई खाई, ठीक थोड़ा लगा, ठीक थोड़ा नहीं हुआ, करते 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 महीना भर भी पेशेंट को हो जाता है। ओवर द काउंटर ड्रग से एक तो आप ड्रग रेजिस्टेंट भी डेवलप कर रहे हैं, और आप जो है उस प्राइमरी स्टेज से आगे भी बढ़ रही है टीबी। यस, तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत कॉमन दवाई हम लोग यूज़ देखते हैं जिसका है लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन एक बेहतरीन दवाई है टीबी को ठीक करने में। और लीवोफ्लॉक्सासिन जब ऐसी है, अब मैं सिंपल बताऊं, डायरिया होता है, हम कौन सी दवाई खाते हैं ज़्यादातर, जो नॉर्मली ले लेते हैं, ओफ्लॉक्स इज़ अ मेडिसिन फॉर टीबी। और अगर हम लोग ओफ्लॉक्स डायरिया, नॉर्मल डायरिया के लिए खा रहे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, हाँ, अब वो टीबी को भी असर करती है। और अगर आप, मैंने बताया वो स्मार्ट बैक्टीरिया है टीबी का बैक्टीरिया, जैसे उसको अगर मान लीजिए अंदर में टीबी का विषाणु है जो कि एक्टिव भी है, और उसने देखा ओफ्लॉक्स, लीवोफ्लॉक्स, ये इस टाइप की दवाई आई है, तो वो तो उसके प्रति अपने आप को लड़ना सीख जाएगा, उसके लिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, इस दवाई से हमें कैसे बचना है। तो इसलिए दवाई का रेशनल और जुडिशियस, जो आपने बताया ड्रग रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेना
तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से इवन गवर्नमेंट को भी रूलिंग लानी चाहिए कि एंटीबायोटिक जो दवाई हैं उनकी प्रॉपर लिस्टिंग, चाहे डॉक्टर भी लिख रहे हैं, उसकी पूरी लिस्टिंग में जाना चाहिए कि क्यों दिया गया, क्या दिया गया। उससे हम लोग काफ़ी हद तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। पेनिसिलिन सर कब डिस्कवर हुई थी? अब जो है देखिए वो कोई प्लेन तो उसमें कई सारे कंपोजिशन ऐड होकर के लोगों मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हालांकि टीबी से रिलेटेड नहीं है। एक पेशेंट मेरे पास में आए कि डॉक्टर 3 दिन पहले हमें खांसी हुई थी, 1 हफ्ते पहले, तो हमने एजिथ्रोमाइसिन ले ली। ठीक है, हमने 2 दिन लिया, हमें कुछ ज़्यादा राहत महसूस नहीं हुई, तो हमने फिर उसके बाद में अमॉक्सक्लैव की दवाई, हाँ क्लैव वाला दवाई ले लिया। 3 दिन लिया, उसके बाद में हमारे को डायरिया हो गया, है ना। फिर हमने उसको डायरिया को सेटल करने के लिए ऑफ्लॉक्सासिन ले लिया। तो ऑफ्लॉक्सासिन जब से लिया है हमने, तब से हमें थोड़ा सा बेचैनी और ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। 7 दिन से उन्होंने 3-4 एंटीबायोटिक्स ले लिया था। तो अब हम क्या लें, बचा क्या? हमने कहा आप सारी दवाइयाँ बंद कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो कई बार हमारी जो दवाइयों के प्रति डिपेंडेंस है, आप आज से 10 साल पहले देखिए, ना कोई दवाई होती थी, 15 साल पहले ना कुछ होता था, हम अपने आप से घर के जो घरेलू नुस्खे होते थे वो ठीक कर लेते थे अपने आप को। बट आप अपनी इम्यूनिटी को कितना कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आप आज की डेट में एक सिंपल खांसी के लिए अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे, तो आपके अपनी इम्यूनिटी को लड़ने का चांस ही नहीं दे रहे हैं। इम्यूनिटी तो आपकी बार अगली बार सोचेगी, बॉडी खुद तो ठीक करती है जो भी कुछ होकर उसके वो, तो इम्यूनिटी सोचेगी अगली बार चलो एंटीबायोटिक आना ही है, मैं क्यों लड़ाई करूँ। तब आपके सिम्टम्स अगली बार बिना एंटीबायोटिक के ठीक होंगे ही नहीं। तो एंटीबायोटिक अगर लेने की ज़रूरत लग रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर से ज़रूर मिलें, अपने फैमिली डॉक्टर जो होंगे उनसे ज़रूर मिलें कि क्या मैं बिना एंटीबायोटिक, और उनसे क्वेश्चन भी करिए। अगर मान लीजिए वो भी एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं क्या मैं बिना एंटीबायोटिक ठीक हो सकता हूँ कि नहीं। खास तौर से अगर आप यंग हैं, अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप देखेंगे डॉक्टर भी बोलेंगे चलो ठीक है, हम 1-2 दिन देखते हैं, अगर ये इसके बिना ठीक हो जाता है तो ठीक है। तो इसलिए अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करना ठीक नहीं है, और सिम्टम्स को इग्नोर करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हफ्ते से ज़्यादा कोई चीज़ खिंच रही है जो कि परेशान कर रही है, तो उसमें आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। या फिर इवन इनफैक्ट अगर कोई भी सिम्टम बहुत एक्यूटली आ रहा है, 1-2 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तब भी आप वेट ना करिए, डॉक्टर से सलाह लें दवाई करके। और क्या क्या ट्रीटमेंट है सर थोड़ा उसको अगर इलाज को अगर समझाना चाहें? देखिए, इसको हम लोग 2 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सेंसिटिव टीबी और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ड्रग सेंसिटिव टीबी में हम लोगों की 4 मेडिसिन चलती हैं, जो कि एक सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट पे चलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दवाइयाँ का कोर्स मुश्किल होता है दवाइयों का, क्योंकि 4 दवाइयाँ हमें एक साथ देनी होती हैं, और दवाइयों के इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। और दवाइयाँ लगातार चलती हैं। पहले 3 महीने, 2 महीना तो हमारा इंटेंसिव फेज़ होता है, और अगले 4 महीने, टोटल 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। एक नॉर्मल, एक लंग्स की टीबी या एक नॉर्मल सिचुएशन टीबी में 2 मंथ्स इज़ अ इंटेंसिव फेज़, जहाँ पे आपकी 4 मेडिसिन चलती हैं, और नेक्स्ट 4 मंथ्स आपका कंटिन्यूएशन फेज़ होता है। अगर सब कुछ जाँचें सही आ रही है 2 महीने बाद, तो उसको उस पर शिफ्ट कर दिया जाता है अगले 4 महीने के लिए कंटिन्यूएशन फेज़ में, जिसमें 3 दवाइयाँ चलती हैं बेसिकली। और दवाइयाँ एक साथ लिया जाता है, और सुबह के टाइम में प्रेफरेबली, बेसिकली बिफोर ब्रेकफास्ट। और यही अगर हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें, तो वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको 8 से 9 दवाइयाँ चलती हैं, इंजेक्शन भी चलता है, और उसका कोर्स लगभग 12 से 18 महीना तो आप मान के पकड़ के चलिए कि इतना टाइम आपका चलेगा, जब तक कि हमें 5-6 कल्चर अगर हमारे नेगेटिव नहीं आते तब तक वो चलता है। आजकल कुछ नए रेजिमेंट्स आ रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में भी, जहाँ पे 9 महीने के आसपास में हम लोग ट्रीटमेंट को लिमिट कर सकते हैं। वैसे कितने समय तक चलता है हमारा आप लगा लीजिए 12 से 18 महीने तो चलता है। तो हम लोग कोई भी MDR टीबी को अगर हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे होते हैं, तो उसको एक 18 मंथ का, एक हम लोग 1.5 साल का एक रफली आइडिया दे के चलते कि आप इतना मान के चलिए कि आपका इलाज चलेगा। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन जो होता है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। और इस इलाज में बीच बीच में स्थिति बदलती भी रहती होगी। हम वही कह रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बट कभी कभी हमें लगता है कि 6 महीने का इलाज में भी सफिशिएंट नहीं है, खासतौर से लिम्फ नोड टीबी में। वहाँ पे हमें 9 महीने तक भी इलाज देना पड़ता है, कभी कभी 1 साल तक भी इलाज देना पड़ता है, क्योंकि अगर टीबी का एक भी बैक्टीरिया रह गया बॉडी में जो कि एक्टिव है, तो वो बाद में आपको परेशानी वापस दे सकता है। तो इसलिए टीबी के इलाज को आप सोच के 6 महीने तो मिनिमम चलना है, कभी कभी 9 महीना भी चलता है, और 1 साल तक भी चल जाता है। और इस कोर्स को अधूरा छोड़ने के क्या खतरे हैं सर? कई लोग जो है आपको आते ही होंगे ऐसे पेशेंट। जी, जैसे मैंने आपको बताया, कल ही हमने देखा कि 3-4 महीने, मैंने एक पेशेंट देखा था, 3-4 महीने बाद उन्होंने दवाई छोड़ दिया था। अब उसमें हमें सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेंगी। क्या ये इस जो बैक्टीरिया, इसने अपने अंदर म्यूटेशन तो नहीं पैदा कर लिया उन दवाइयों से प्रैक्टिस करके, क्या वो रेजिस्टेंट टीबी कैटेगरी में आ गया है?
जो दूसरा कोर्स अब जो आगे स्टार्ट करेंगे वो उसका लंबा ड्यूरेशन का कोर्स होगा, उसमें तकरीबन हमें 1 साल तक दवाइयाँ उसको देनी पड़ सकती हैं। एक बार छोड़ा तो आपको और ज़्यादा दिन तक खानी पड़ेगी। वही है, वो फौरी आप सोचेंगे, हम हमेशा बोलते हैं दवाई चाहे एक दिन एक्स्ट्रा खा लीजिए, एक दिन कम नहीं रहना चाहिए पेशेंट को, हम हमेशा ये बताते सर वैक्सीनेशन वगैरह इसमें कुछ क्या डिस्कवरीज हुई, क्या कोई टीबी की वैक्सीन है? एक बीसीजी वैक्सीन ज़रूर, जिसके बारे में सब आजकल भी चर्चा का विषय बना हुए थे, बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन देखा गया था कि इसमें जब बच्चों को लगाया, जो नवजात शिशु और उस टाइप में अगर हम लोगों ने देखा, तो उसने सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी पर बचाने में थोड़ी सी मदद करी, जैसे टीबी मेनिंजाइटिस, दिमागी टीबी वगैरह बचाने में। लेकिन ऐसा नहीं है, टीबी का इन्फेक्शन इसमें बिल्कुल रोकथाम कर देती है ये। नॉट अ 100% इफेक्टिव वैक्सीन बट कैन बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द सीवियर डिजीज़। आजकल इसका उपयोग खासतौर से इंडिया में हम लोग अभी देख रहे थे, काफ़ी न्यूज़ में थी बीच में कि जो गवर्नमेंट ने कुछ अपना प्रोग्राम शायद लॉन्च करने का ये सोच रहे हैं। तो अभी ट्रायल पे चल रहा है बेसिकली ये, कि जो एडल्ट हो गए, जो कि 60 ईयर से अबव या फिर 18 से 60 में अगर घर में कोई टीबी का पेशेंट है और स्मोकिंग हिस्ट्री है, और जो खुद से लगवाना चाहते हैं इस टाइप में, तो वॉलंटियर बेसिस पे, कंसेंट बेसिस पे कि हाँ उनको पता है, और ये ट्रायल की तरह बेसिकली देखा जा रहा है कि कितना प्रिवेंट कर सकता है ये वैक्सीन एडल्ट में। बट अगर आप देखेंगे तो अभी इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन इसका नहीं है, अभी भी ये इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन कैटेगरी में आता है कि ट्राई एंड ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है अगर कोविड का वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक को सोचना पड़ेगा। आप सोचिए 1.5-2 साल जब महामारी आती है तब एकदम से जो है वैक्सीन आ गई उसकी, तो कहीं ना कहीं अगर लगा जाएगा तो टीबी का वैक्सीन भी बन तो सकता है। वही है कि सबको मिलके, सारी कंट्रीज़ को मिलके, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट डिजीज़ ऑफ मैनकाइंड है ये, तो उसका अगर जो है चैलेंजेस क्या है क्या नहीं है समझ के अगर वैक्सीन बनाई जाए तो बहुत लाइफ सेविंग हो सकता है। बट अभी हमारे पास इसका कोई इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं है। सर हम बात कर रहे थे कि ये स्लम्स में भी कॉमन है और ऑफिस कल्चर में भी ये डिजीज़ हो जा रही है, फिर कैसे इसका प्रिवेंशन करें कोई? देखिए, प्रिवेंशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जैसे मैंने बताया सांस के थ्रू ही फैलता है ज़्यादातर, और आज की डेट में हम लोग एक ऐसे उसमें रह रहे हैं जहाँ पे ये क्लोज स्पेसेस में, यानी कि उसी हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसी पेशेंट सांस ले रहा है। तो अगर आपको टीबी है तो आपको अपने तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम और किसी को आगे ना हो, तो इसने अपने ऑफिसेज में डिक्लेयर, अभी भी समाज में इसको एक थोड़ा सा ठीक नज़र से नहीं देखा जाता है टीबी को, तो कई बार लोग अपने रोग को डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अपने ऑफिस में ज़रूर बताएं कि ट्यूबरक्लोसिस का अगर डायग्नोसिस हुआ, ताकि वो अप्रोप्रिएट लीव्स आपको दे सकें, ताकि उस टाइम पे जब एक्टिव इन्फेक्शन का पीरियड जो कि 2 से 4 हफ्ते का होता है, उस टाइम पे आपको लीव वगैरह मिल जाए, जहाँ पे आप अपने ऑफिस में इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करें बेसिकली। खासतौर से अगर आप टीचर हैं, आप ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे एक लो इम्यूनिटी के, जैसे छोटे बच्चे हो गए, वहाँ पे बेसिकली इन्फेक्शन और होने का चांसेस हो जाता है। और दूसरा यही होता है कि प्रिवेंशन में तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का यूजेज है या कुछ भी ऐसा जो कि जिससे कि इम्यूनिटी कम हो सकता है, जंक फूड ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद ठीक नहीं ले रहे हैं, तो अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, इन सब चीज़ों को ठीक रखना, और अगर शुगर के रोग हैं या कोई भी ऐसे रोग अंदर में चल रहे हैं उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रोग भी आपको एक प्रीडिस्पोज करते हैं रोग पकड़ने के लिए। अगर मान लीजिए टीबी का पेशेंट से आपको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क है, अगर आपको ये सब रोग हैं, डायबिटीज़ अनकंट्रोल चल रहा है, तो एक वही नॉर्मल इंसान बैठा और एक आप बैठे जिनमें आपको इतनी सारी बीमारी हैं, तब आपके टीबी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने रोग को भी कंट्रोल में रखना, जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसको बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप टीबी पे पूरी तरह से ठीक तरह से प्रिवेंशन पा सकते हैं। और दूसरा एक लास्ट पॉइंट और, अगर आप टीबी हैं, आपको कहीं क्लोज स्पेसेस में जाना है, तो एक N95 मास्क का उपयोग करें, जहाँ जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं कि आपकी इम्यूनिटी अपने आप में लो है, कोई ऐसे रोग हैं आपको, या स्टेरॉइड्स चलते हैं, कुछ ऐसा कुछ चलता है, तो आप एक N95 मास्क का उपयोग कभी भी कहीं क्लोज और पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है इन्फेक्शन होने के थोड़े से चांसेस हैं, आप N95 मास्क से आप ना केवल ट्यूबरक्लोसिस बल्कि और अन्य रोग जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उससे भी बच सकते हैं। लेकिन फिर ये उतनी तरह से क्यों नहीं फैला जैसे कोविड का वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैला? जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जाता है इम्यूनिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत स्मार्ट बैक्टीरिया कैटेगरी, ऐसा नहीं कि आते ही हमला शुरू कर देता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर छुप के बैठ जाएगा। तो उसको पता है कि अभी मेरा टाइम सही नहीं है, अभी मैं हमला करूंगा तो मेरे को बैक्टीरिया मेरे को मार दिया जाएगा, इम्यूनिटी मेरे को ख़त्म कर देगी बेसिकली, तो छुप के बैठ जाता है ये। तो इसका ये स्मार्ट बैक्टीरिया होने की वजह से ये अपने आप को छुपा लेता है, और फिर जब आपका ख़राब समय आता है
तब ये जागृत हो जाता है। तो ये वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कैटेगरी में आता है। ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कब मेरा हमला करने का सही वक्त है, एक छापामार तरीके से, कि वो तब अटैक करेगा जब आपका सबसे एक टाइम ठीक नहीं चल रहा होगा, जहाँ पे आपका खाना पीना प्रभावित है, या आपका शुगर डायबिटीज़ का लक्षण अनकंट्रोल स्टेट में जा रहा है, आपका स्ट्रेस बहुत चल रहा है लाइफ में, आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर बस ऐसे ही कर रहे हैं, जंक फूड डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इसलिए अपनी जैसे अभी प्रिवेंशन पॉइंट पे जो मैंने ये सब बातें करी, वही आपको ध्यान रखना है। स्मोकिंग करते तो स्मोकिंग आप छोड़ दीजिए, अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हमारे अच्छी बात है 3 मील सिस्टम जो है इंडिया का। अब प्रॉब्लम आप देखेंगे अभी आज के डेट में, मैं उन पेशेंट भी देख रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कर रहे हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नेट से देख के करेंगे, आपका बॉडी हैबिटस क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा और आपको बीमारी के लिए और प्रोन कर देगा। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करना भी, एक डाइटिशियन से आप अपनी जरूर संपर्क करें, एक स्पेशलिस्ट से सलाह लें, और वो आपको गाइड करेगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ये अपने आप से 2 मील छोड़ दिया हमने तो आज 18 घंटे फास्टिंग कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं दे रहे हैं, फ्यूल ही नहीं होगा गाड़ी में, तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी, क्योंकि उन पेशेंट्स में मैंने देखा टीबी के लक्षण देखे गए, हमने जो भी पूछते हैं कि वेट लॉस हुआ है, ये सब हुआ है, टीबी के लक्षण भी आ रहे हैं, हाँ ये पिछले कुछ टाइम से फास्टिंग वगैरह ये सब कर रहे थे। तो इसलिए अपने आप से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, बिल्कुल होगी, क्योंकि आपने अपना, आप खाली कार्ब की बात नहीं होती, आपने अपने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सब भी तो आपने कम कर दिया। तो अपने एक डाइटिशियन, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है ठीक है, एक डाइटिशियन से आप संपर्क में रहिए, वो आपको पूरा डाइट चार्ट बना के देगी, उसके हिसाब से आप डाइट करिए और एक्सरसाइज करिए। लोग आज की डेट में सोचते हैं कि चलो हम लोग का इसी में काम चल जाए, कि हमारा खाने पीने में कैसे कंट्रोल करके एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, 3 मील सिस्टम हमारा है उसको फॉलो करेंगे, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करेंगे, आप वॉक पे जाएंगे, अच्छा अपना टेम्परामेंट रखेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप में अच्छी रहेगी। क्योंकि फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आप बस में जा रहे हैं, फ्लाइट में, आपको बोल रहा हूँ आप ताला लगा के रूम में बैठ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, आगे भी जाएंगे, तो टीबी का इन्फेक्शन तो अराउंड सराउंड में, इस हवा की भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो हवा में तैरता रहता है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को सही रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिवेंशन के लिए। अब सर, जिनको टीबी हो गई है, उन मरीजों के बारे में अगर बात की जाए, उनको कैसी लाइफस्टाइल जो है बरतनी चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए उनके लिए? बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर टीबी का डायग्नोसिस है तो हम लोग हमेशा पूछते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको त्यागना। क्योंकि अल्कोहल और टीबी की दवाइयों का कोई मेल नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली लीवर से जाती हैं, जो डाइजेस्ट होती हैं, और लीवर पे अगर और ज़ोर पड़ता है तो लीवर हमारा ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ रिलेटेड डाइट, जिसमें मीठे का परहेज़ रखना, बहुत ज़्यादा आपका तेल घी मसाले वाले आइटम्स ये सब नहीं होने चाहिए। अपना नॉर्मल घर का खाना जो होता है वही हमें प्रेफर करते हैं, आउटसाइड फूड को हम लोग मना करते हैं। और जैसे आपके प्रोटीन वाली चीज़ें होंगी, एग आप अच्छे से खाइए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं आप नॉनवेज भी खा सकते हैं। वरना अगर हम देखेंगे इवन वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। आप दूध अच्छे से पीजिए, पनीर लीजिए, सोया चंक्स आते हैं वो खाइए, स्प्राउट्स खाइए, इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको वेजिटेरियन मील में कई बार हमारे पास आते हैं। हम ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते आप नॉनवेज खाइए, तो वेजिटेरियन मील में आप बहुत अच्छे प्रोटीन ऑप्शन ले सकते, प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखिए। टीबी के पेशेंट्स में डाइट भी कम होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करता है जो कि उसको सर्वाइव करना है। तो आपकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए वो ऐसे चीज़ें करेगा ताकि आपकी डाइट कम हो जाए, आपका मेंटल स्टेट भी डाउन हो जाए। तो जब डाइट कम होगी तो इम्यूनिटी कम होगी, तो इसलिए टीबी के पेशेंट की डाइट भी कम होती है। तो वहाँ पे हम लोग स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील कुछ कुछ टाइम में कुछ देते रहेंगे उनको, ताकि डाइट एक थोड़ी सी मेंटेन रहे। और जैसे जैसे दवाई का असर आता है वैसे वैसे डाइट को हम लोग और इंक्रीज करते हैं। तो मेन चीज़ इज़ डाइट एंड न्यूट्रिशन इज़ अ मेन थिंग। देन उसके बाद में अपना जो एक दिनचर्या वो अच्छे से मैनेज रहे, वॉक पे भी जाएं, अपना एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल अपना जिएं और रात को अच्छे से सोएं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इम्पॉर्टेंटली देखते हैं बेसिकली। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या जिनको टीबी हो चुका है उनको दोबारा टीबी होने के चांसेस हैं? दूसरा, इसके साथ ही ये सवाल भी कि जो ट्रीटमेंट में दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं क्या, कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट? सबसे पहला सवाल जो आपने अभी ये किया कि क्या वापस से टीबी हो सकता है, बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें होती है, री इन्फेक्शन और रीएक्टिवेशन।
री इन्फेक्शन का मतलब जैसे हम कोविड देखते थे, कोविड भी दोबारा हो सकता था, एक 2021 में किसी को हुआ, फिर 2022 में ओमाइक्रॉन भी हुआ। तो री इन्फेक्शन मतलब आप फिर एक नए इन्वायरमेंट में गए, फिर नया बैक्टीरिया मिला तो उसने आपको री इन्फेक्शन हो गया, दोबारा से इन्फेक्शन हो गया। तो हम लोग ज़रूर देखते हैं कि, और बल्कि इनफैक्ट हम लेते हैं हिस्ट्री कि क्या कभी आपको पहले टीबी रही है, तो उसमें हम दोनों चीज़ें एस्पेक्ट आ जाते हैं। आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा आ जाता है रीएक्टिवेशन, जो मैं बता रहा हूँ आपको। रीएक्टिवेशन में मतलब यही है कि अगर हमने टीबी का ट्रीटमेंट किया, वो समहाउ टीबी का ट्रीटमेंट या तो कंप्लीट नहीं हुआ, या पेशेंट ने अपने आप से कुछ टाइम बाद छोड़ दिया, वहाँ पे एक भी अगर बैक्टीरिया, अगर टीबी का बैक्टीरिया रह जाता है तो वो रीएक्टिवेट, फिर वापस से जब आपका इम्यूनिटी डाउन हुआ तो फिर वापस से रीएक्टिवेट हो जाता है, वही बैक्टीरिया, पुराना बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो गया। तो इसलिए हम टीबी का कोर्स कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, ताकि टीबी के रीएक्टिवेशन के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। और री इन्फेक्शन तो कभी भी किसी को हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार टीबी हो तो आगे भविष्य में ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। अगर आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वापस से कभी भी हो सकता है। और जो दूसरा सवाल आपका है, टीबी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट, मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट, यस, जैसे मैंने आपको बताया 3-4 दवाइयाँ या 4 दवाइयाँ इकट्ठी खाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। एक पैरास्टामोल लेके हमारा सर घूम जाता है, तो 4 दवाइयाँ टीबी की खाना तो अपने आप में मुश्किल है, बट डूएबल है। जहाँ पे भी टीबी के पेशेंट्स देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट, तो मैं 2 टाइप के साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ, टॉलरेबल और नॉन टॉलरेबल। टॉलरेबल तो वो हो गए जैसे थोड़ा बहुत यूरिन का कलर रेडिश सा हो जाना, जो कि एक दवाई का कलर होता है, उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। थोड़ी बहुत खुजली खारिश इनिशियली होना, वो भी ठीक हो जाता है। कभी कभी हम उसमें एंटी एलर्जिक मेडिकेशन दे के उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा हो जाता है गैस बनना, तो उसमें भी हम लोग एक गैस की मेडिसिन दे के उसको सेटल कर लेते हैं। जो दूसरी कैटेगरी के आगे नॉन टॉलरेबल साइड इफेक्ट, नॉन टॉलरेबल साइड इफेक्ट में 3 चीज़ें हम बहुत देखते हैं। लिवर पे असर होना, क्योंकि टीबी की मेडिसिन लिवर से डाइजेस्ट होते हैं, तो कई बार लिवर में हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। और उसमें जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है, भूख बिल्कुल गिर गई, बहुत वीकनेस हो गई, शरीर में पीलिया जैसे लक्षण आ गए, तो उसको हमें मॉनिटर करना होता है। इनफैक्ट कुछ टाइम पर हमें हो सकता है लिवर के टेस्ट भी कराने पड़ते हैं पेशेंट के। दूसरे साइड इफ़ेक्ट हो गए, जैसे आई साइट में फ़र्क आ जाता है कि थैम्बोटॉल करके दवाई होती है, उससे आई साइट पे भी असर पड़ सकता है। या यही जो टॉलरेबल सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया, गैस वो बहुत ज़्यादा बनने लग जाए कि पेशेंट के लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो, तो वहाँ पे भी हम लोगों को टीबी के ट्रीटमेंट को थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ता है, दवाई की डोज को कम करना पड़ता है, या कुछ और दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हम लोग साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर टीबी के पेशेंट्स में देखते हैं। इसके अलावा सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनिटी के, एक तो मैंने बताया खान पान वाले फैक्टर्स, लेकिन और भी सब फैक्टर्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे अमूमन हम लोग देखते हैं कि कोई भी किडनी का पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी लोअर साइड में होती है। कोई पेशेंट डायबिटीज़ का, तुमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया, HIV के रोगी हो गए, उनकी इम्यूनिटी लोअर साइड पे होती है। लीवर के पेशेंट की इम्यूनिटी लोअर साइड पे होती है। तो वहाँ पे भी अगर इस टाइप के सिम्टम्स चल रहे हैं तो हमें टीबी के प्रति उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इनमें थोड़ा सा टीबी को मैनेज करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें दवाइयों का आपको बड़े हिसाब से देना पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करना, और ऑलरेडी इतनी सारी मेडिसिन चल रही होती है, आपस में दवाइयों में आपस में इंटरेक्शन कैसा चल रहा है, उन सबको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट जो भी टीबी का पेशेंट हम लोग देखते हैं उसमें HIV टेस्टिंग भी आजकल हम लोग कराते हैं कि कहीं कोई इम्यूनिटी का ये फैक्टर तो नहीं है जो HIV वगैरह, क्योंकि आज के डेट में कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं इनका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, तो ये भी इग्नोर ना हो जाए। वही हमने बोला, किसी भी टीबी पेशेंट को हम लोग अगर डायग्नोस कर रहे हैं तो उसका पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं। कोई भी चीज़ एज अ सरप्राइज बाद में 3 महीने बाद नहीं आना चाहिए हमारे पूरी ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के एपिसोड में हमने टीबी से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की। डॉक्टर मयंक ने हमें बताया कि टीबी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और समय पर इलाज करवाना कितना ज़रूरी है। साथ ही हमने यह भी जाना कि दवा का कोर्स अधूरा छोड़ने से बीमारी और घातक हो सकती है। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे लंबे समय से खांसी, बुखार या थकान हो रही है तो उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।